नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से, जिसमें हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की एक सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस के, उनका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं। और उस मॉडल आंसर के साथ साथ हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो आगामी प्रश्न हैं हमारे, वो भी आ सकते हैं। और इसमें हम अपने क्या करेंगे, टॉपिक वही रहते हैं, हम कुछ नए एग्जाम्पल अपडेट कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें समझना होगा, और इस प्रश्न के माध्यम से हम उस टॉपिक को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं जिस टॉपिक पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा वो रहेगा ब्लू रिवॉल्यूशन पर। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति। नीली क्रांति से आप क्या समझते हैं? नीला किसके लिए रंग प्रयोग के? पृथ्वी को भी नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो पानी की अधिकता होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से इस क्रांति का नाम रखा गया ब्लू रिवॉल्यूशन। भारत में कई क्रांतियां हुई हैं, जैसे कि आप जानते हैं हरित क्रांति एक बहुत फेमस क्रांति रही है, जिससे कि हमारे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिला है। इसी तरह की इस ब्लू रिवॉल्यूशन से क्या सवाल आया, आइए हम वो देखते हैं। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए। तो प्रश्न में देखिए, आप दो भाग देखेंगे प्रश्न के। आइए एक बार इंग्लिश में बता देता हूं, डिफाइनिंग ब्लू रिवॉल्यूशन। एक तो भाग ये हो गया कि ब्लू रिवॉल्यूशन को डिफाइन करना है। यहाँ से दूसरा भाग शुरू होगा आपका, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ये 2018 में आपका प्रश्न पूछा गया था। और ये देखिए, आपने पढ़ा होगा कि मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। ये आपका एक फैक्ट भी है, ये आपके यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। तो इसमें दो भाग आपको दिखाई देंगे। एक तो आपका सीधा पहला भाग जो होता है हमेशा डेफिनेशन आधारित होता है, उसी प्रकार ये भी उसी पर आधारित है कि नीली क्रांति क्या है, समझाइए। और दूसरा है कि नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य पालन की क्या समस्याएं हैं भारत के अंदर, और उसके लिए हमें क्या रणनीतियां या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि ये समस्याएं दूर हो सकें। तो आइए हम इसकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। इसकी भूमिका देख लेते हैं। इसकी भूमिका में बताया गया है कि नीली क्रांति से अभिप्राय जलीय कृषि को बढ़ावा देने से है, यानी जल की बात है। मैंने आपसे बताया था ब्लू यानी वाटर। जलीय क्रांति को बढ़ावा देकर जलीय जीवों यथा मत्स्य, क्रिस्टेशियंस, मोलस्क, जलीय वनस्पति आदि के उत्पादन को बढ़ाना है, जिसमें सभी प्रकार की जलीय तंत्रों जैसे सागरीय, बैंक, वाटर, तालाब, झील, नदी आदि को शामिल किया गया है। और यहाँ उल्लेखनीय यह है कि भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व का दूसरा प्रमुख देश है, और किंतु इस क्षेत्र में कई समस्याएं मौजूद हैं, जिस कारण भारत अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पा रहा है। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। आइए इसके मुख्य भाग में इसकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ हम समाधानित उत्तर देंगे इसका। आइए देखते हैं मुख्य भाग कि औसत वार्षिक उत्पादन का अत्यधिक न्यून होना। जिस तरह की हमारे भारतवर्ष में उत्पादन क्षमता है, उस उत्पादन क्षमता की अपेक्षा हम बहुत ही कम उत्पादन कर पा रहे हैं, जो एक बड़ी समस्या के रूप में मत्स्य उत्पादन में देखी जाती है। और आगे हम देखते हैं कि मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव है अवसंरचना का, ये सबसे मेन रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में और किसी भी जो उसका बैकग्राउंड आगे ले जाने में। कैसे? क्योंकि जब आपके पास अवसंरचना ही नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो आप उस के उत्पादन को स्टोरेज कहाँ पर करेंगे,
और जब आप उसका स्टोरेज नहीं कर पाएंगे तो उसे सही समय पर मार्केट तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और जब डिमांड होगी आप उस चीज की सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे कम उत्पादन के लिए कारण है, और उत्पादित संसाधनों की बर्बादी का भी अधिक होती है, क्योंकि उत्पादन तो हमारे पास हुआ लेकिन उसके रखने की जगह नहीं थी, तो वो क्या होंगी, जल्दी ही सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उसे कितने दिन तक स्टोरेज कर सकते हैं, कितने लंबे समय तक उसका हम स्टोरेज करके रखें कि जिससे कि हम दूर से दूर तक उसको पहुंचा सकें। आपने देखा होगा ये भारत का मैप, जो ये आपका ये तटीय क्षेत्र है भारत का, ये तटीय क्षेत्र है भारत का, यहां से लेकर के और यहां तक क्या होगा, मछली उत्पादन का क्षेत्र अधिक पाया जाएगा। तो आप इस तरह से अपना मैप भी इसमें दर्शा सकते हैं। और जब ये मछली उत्पादन क्षेत्र अपनाया जाएगा तो जहां उत्पादन होगा वहां तो इसकी अधिकता होगी, और जो अंदर वाले रीजन हैं आपके, यहां तक के जो रीजन हैं वहां क्या होगा, इसकी कमी होगी। तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचाने के लिए जो हमें अवसंरचना चाहिए उसमें क्या चाहिए, यहां तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए और यहां तक की अच्छी सुविधा होनी चाहिए परिवहन की। तो हमें क्या देखना है कि अच्छी परिवहन की सुविधा हो, जिससे कि हमारा जो उत्पादन का जो माल है वह सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाए। और यहां से इधर पहुंचाना है आपको, और विदेशों तक भी हम इसकी सप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा गुड स्टोरेज होगा। तो हम स्टोर करेंगे अपना, और उत्पादन जब उस स्टोरेज होगा और जैसी डिमांड होगी तो हम उन्हें अपने देश से दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, पर्याप्त परिवहन सुविधा का ना होना, कोल्ड स्टोरेज की कमी होना तथा संगठित बाजार एवं मूल्य नीति का अभाव। क्या देखेंगे आप इसमें, मत्स्य उत्पादन में एक ये भी समस्या देखी जाती है, इसका कोई निश्चित मूल्य भी नहीं देखा जाता, और इसके लिए आपको कोई मंडी बाजार भी बहुत अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध नहीं है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, जो इसके उत्पादन करता है वो हतोत्साहित होंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो जो आज माल ले जा रहे हैं उसका क्या दाम उनको मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारी नीतियों में और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में मत्स्य उत्पादन की कमी देखी जा रही है। और आगे क्या, जो हमारी तकनीक है प्राचीन कालीन है, जैसे मछली पकड़ने के लिए क्या है, अभी भी बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, जाल को फैलाएंगे, उससे क्या होगा, एक तो आदमियों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा कि जब आप परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है मार्केट में अपने रेट को ज्यादा देंगे तो आप मार्केट से भी आउट हो जाएंगे। तो आपको यह भी देखना होगा कि परंपरागत मत्स्य उपकरणों का प्रयोग अधिक होना ये भी एक समस्या है। हमें नई नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। हमें क्या करना होगा कि अपनी जो पहुंच है वो बढ़ानी होगी तकनीक की ओर। हम अगर परंपरागत तरीकों से करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें नुकसान होगा। यद्यपि इस क्षेत्र में पर्याप्त समस्याएं मौजूद हैं। अभी हमने जो चर्चा की वह इस क्षेत्र की समस्याओं पे की, और अगर इन्हीं समस्याओं को दूर कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, समाधान बन जाएंगे। समाधान कहीं दूर से थोड़ा ही लाने हैं आपको। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जो मैंने आपसे डिस्कस किया उन्हीं को समाधान बनाते हुए हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे, और एक छोटा सा फिर बाद में एक निष्कर्ष भी देंगे। किंतु इसका निराकरण किए जाने के पश्चात यह क्षेत्र व्यापक लाभ प्रदाता साबित हो सकता है। अगर मछली का उत्पादन बढ़ जाए, क्योंकि मछली की डिमांड काफी है, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर हाई होगा। तो यही चीज होती है किसी भी देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इसके बाद देखते हैं कि इसके लिए कुछ निम्नलिखित रणनीतियां, स्ट्रेटेजी पूछी गई थी। आपने प्रश्न में एक शब्द देखा होगा, रणनीति। उसी रणनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड को पहचान करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जाना होता है। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिमांड कुछ करता है और हम पूरा का पूरा आंसर कुछ और लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे कि मत्स्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं इस क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर जोर दिया जाना चाहिए, यानी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाना चाहिए कि
कहां कहां पर हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, कहां हमारे इनलैंड और वाटर तालाब बनाए जा सकते हैं जो तटीय क्षेत्र नहीं है। जैसा कि आपको मैंने दर्शाया था मैप के द्वारा, जो ये तटीय क्षेत्र है यहां तो मछली का उत्पादन है, लेकिन यहां पर भी क्या तालाब बनाकर मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है और इधर राजस्थान है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमें इस जगह पर भी काम करना होगा, क्योंकि मछली उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे देश में मछली का उत्पादन बढ़ेगा, तो सारे उससे जो जुड़े हुए चक्र हैं उत्पादन के साथ क्या क्या होगा, उत्पादन के बाद आपको रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार जब बढ़ेगा तो आपके जीवन स्तर बढ़ेगा, और जब जीवन स्तर बढ़ेगा तो आपका जो बाजार है, बाजार में पैसा आएगा, और बाजार में जब पैसा आएगा तो उससे ओवरऑल क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इंक्रीज होगी, अर्थव्यवस्था इंक्रीज होगी। तो इस तरह से सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनको केवल कनेक्ट करके आपको अपने उत्तर में दिखाना है। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। मत्स्यन से उत्पन्न उत्पादों का उचित लाभ लेने हेतु पर्याप्त प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा, यानी न्यू टेक्नोलॉजीज। क्या करेंगे कि केवल मछली को हम ऐसे नहीं, मछली को स्टोरेज करने के बाद हम उसको फ्राइड करके भी बेच सकते हैं, यानी उसका हम प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम ये सारी चीजें अपनाएंगे, कृषकों को संकर मत्स्य बीज एवं उत्तम मत्स्य आहार की सुविधा देना, एक व्यापक मत्स्य नीति तथा इस क्षेत्र में बीमा जैसा प्रावधान को लागू किया जाना। क्या देखते होंगे आप, ये जो हमारा क्षेत्र है भारत का, इसी से सटा हुआ है एक देश श्रीलंका। तो हमारे देश के कुछ नाविक जो हैं वो श्रीलंका तक भी मछली पकड़ने जाते हैं। तो क्या होना चाहिए कि इनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि इनको पता हो कि हम किस क्षेत्र तक जा सकते हैं, और उसके अलावा इनको हमें क्या बीमा जैसी सुविधाएं भी देनी चाहिए कि अगर कोई मछली पकड़ते हुए तालाब के अंदर या समुद्र के अंदर डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कुछ राशि मिलेगी। तो उससे क्या उन्हें सिक्योरिटी फील होगी, जब सिक्योरिटी फील होगी तो इस मत्स्य उत्पादन में और भी ज़्यादा लोग काम करना पसंद करेंगे। तो इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं इन पर हम काम कर सकते हैं, और जब इन पर काम होगा तो व्यापक रूप से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे कि सारा लाभ देश को मिलेगा। आइए हम आगे इसका एक छोटा सा निष्कर्ष देखते हैं कि मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार नीली क्रांति योजना का क्रियान्वयन कर रही है। ये मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति का जो शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा, ये भी एक पहल इसीलिए की गई थी जिससे कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की जा सके। और राष्ट्रीय मत्स्य डेवलपमेंट बोर्ड का गठन एवं मत्स्य हेतु एक फंड भी बनाया गया। साथ ही मत्स्यन में KCC यानी क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शुरू करने का प्रावधान किया गया। इन सभी प्रयासों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करके एवं इस क्षेत्र को पर्याप्त महत्व देकर इसे लाभ का सौदा बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम एक समाधानित अपना क्या देंगे, निष्कर्ष देंगे, जिससे कि आपका आंसर बहुत अच्छा जाए। और जब ये आंसर आप लिख रहे होंगे तो इसके जैसे ही और आंसर और क्रांतियां भी आपको तैयार करनी होंगी। दलहन के लिए या आपकी जो सरसों है तिलहन के लिए पीली क्रांति चलाई जा रही है, उसका क्या लाभ है भारत में, और उसके लिए क्या चुनौतियां हैं, उसके लिए उससे क्या लाभ हो सकता है किसानों को, उससे किस प्रकार किसानों की आय को दुगना किया जा सकता है। आप देखते होंगे आए दिन यह बात की जाती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। तो ये कृषि संबंधित जो विषय है, आप इसमें मैप का यूज करके अपने आंसर को आधा नंबर ज्यादा ले सकते हैं। और आधे नंबर की अगर हम बात करें, आप समझिए ये 1/2 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है। आइए 2 मिनट लगेंगे, इसको भी मैं समझा देता हूं। यूपीएससी के अंदर मेंस के 4 पेपर पूछे जाएंगे और एक पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे, तो 4 की 20 से आप गुणा कर दीजिए तो क्वेश्चन कितने हुए, 4 दूनी 8। एक पेपर में 20 है तो 4 में 80, और 2 पेपर आएंगे आपके ऑप्शनल के, 40 क्वेश्चन यहां से, तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए 120। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन में आधा नंबर से गुणा कर दें तो आपका कितने अंक बढ़ जाएंगे 60, और 60 अंक जिस बच्चे के
और किसी बच्चे से ज़्यादा होंगे मेंस में, उसका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा वो 275 मार्क्स का होगा। और इस 275 मार्क्स में अगर आपको सबसे कम मिले 120 और किसी को सबसे ज़्यादा मिले एवरेज से ज़्यादा 180 या 200 भी मान लीजिए, तो 200 तो रेयर केस में एक दो व्यक्तियों को मिलेंगे, लेकिन आप मान लीजिए, तो आप यहां प्लस अपने 60 कर दीजिए 120 में, तो आप कहां पहुंच गए 180 में। तो आप भी सिलेक्ट होंगे और ये भी सिलेक्ट होगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, केवल अगर आप प्रत्येक प्रश्न में आधा नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं जो आप डेवलप करेंगे अपने अंदर, कि कहां मैं डायग्राम का यूज कर सकता हूं, कहां मैं कोई करंट का एग्जाम्पल दे सकता हूं, कहीं मैं रियल एक एग्जाम्पल फिट कर सकता हूं पेपर 4 में, किस तरह से मैं अपना इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव बना सकता हूं, किस तरह से मैं अपना निष्कर्ष अट्रैक्टिव बना सकता हूं। इस तरह की जब आपकी अप्रोच रहेगी तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और इस तरह की छोटे छोटे जो हाफ नंबर का मैंने देख लीजिए आपको बताया, केवल आधा नंबर बढ़ाने की बात है, ये नहीं कि आपको सीधा जंप मारना है 10 में से 8 नंबर लाने हैं, नहीं लाने, जितने नंबर आपके आ रहे हैं उसमें बस प्लस हाफ करना है, और ये ही कहलाता है आपका कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट, इस कंपाउंड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप जब अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो वो छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव करके आपके सामने होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से आप जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसे काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं, और इसी तरह से आगे भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को काफ़ी शेयर करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।